नमस्कार। आज बुधवार है, 11 बजे है और आप सभी का हमारे साप्ताहिक संवाद श्रृंखला में स्वागत है। आज फेसबुक लाइव संभव नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों से, तो हम इसको रिकॉर्ड करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और आशा यही है कि हर बार कुछ न कुछ आपके पास नया पहुंचता रहे। आज का विषय है हमारे पास में वर्तमान दौर में पत्रकारिता, और इसमें भाग लेने के लिए तीन इतने बड़े नाम आपके सामने आने वाले हैं जो लोग आप जानते भी हैं। मेरा ये मानना है कि वो तीन बड़े नामों में से अगर एक नाम भी किसी कार्यक्रम में आ जाता है तो कार्यक्रम अपने आप में सार्थक हो जाता है, गरिमापूर्ण हो जाता है। हमारी ये खुशनसीबी कि आज एक की जगह तीन तीन नाम हमारे साथ हैं, तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सार्थक भी होगा, गरिमापूर्ण तो है ही। आप लोगों के जुड़ने से भी गरिमापूर्ण हो जाता है। तो आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। तीनों में कुछ जो कितना कॉमन चीजें हैं, जो सामान्य चीजें, वो आपको निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े हस्ताक्षर है, तो आप सभी जानते हैं। तीनों में एक जो खास बात मैंने देखी है कि आप लोग तीनों का बहुत ही व्यापक अध्ययन है, व्यापक भी और गहन भी अध्ययन है। मतलब किसी विषय पर अगर आप बात करें तो बहुत हल्के में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा उधर जानकारी होती है। वो तीनों की एक खास बात और भी है कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। इतने ज्ञानी, इतने जानकारी रखने वाले भी इतने सरल स्वभाव के हो सकते हैं। इन तीनों से मिलकर ही आपको महसूस होगा। मेरी खुशनसीबी है कि किसी ना किसी रूप में उनसे मेरा परिचय रहा है और उनका साथ भी रहा है। जो तीनों ही नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो हिंदी भाषा में और या हिंदी साहित्य में थोड़ी भी रुचि रखता है या सामाजिक सरोकारों से थोड़ी बहुत रुचि रखता है, वो उनके नाम जानता है, उनके बारे में जानता भी है। लेकिन मेरी अपनी इच्छा है कि मैं कुछ उनके बारे में दो शब्द आपके सामने रखूं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। सबसे पहले नाम आता है ओम थानवी साहब का। ओम थानवी साहब वर्तमान में कुलपति हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के। और आपकी सरलता की एक खास बात यह है कि जो हमारे विश्वविद्यालयों में जो कुलपति के साथ में माननीय पद जुड़ता था, आपने सबसे पहले उस ज्वाइन करते ही माननीय शब्द को हटवाया कि कुलपति ही रहने दें। बहुत बहुत अच्छी बात है आपकी इस बात के लिए, सहृदयता के लिए और आपके इस सरलता के लिए। आप जब आपने करियर की शुरुआत की थी, आपने राजस्थान पत्रिका में कंसल्टेंट एडिटर की तरह शुरुआत की, फिर आपने इंडियन एक्सप्रेस में आप जुड़े, इन रूप में जुड़े रहे, जनसत्ता के आप संपादक रहे वर्षों तक। आप जेएनयू में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं, जो काफी लोग जानते भी हैं। दो किताबें आपकी बड़ी मशहूर है, एक तो मोइनजोदड़ो, जी यही नाम है मोइनजोदड़ो। आप क्योंकि आप शब्दों के सही उच्चारण पर बहुत अधिक जोर देते हैं, इसलिए आपका कहना मोइनजोदड़ो नाम से किताब है। दूसरी अपने अपने आज्ञा। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकारा, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा नाम है हमारे त्रिभुवन जी का, जो दैनिक भास्कर के, वर्तमान में दैनिक भास्कर के उदयपुर में रेजिडेंट एडिटर है। अपने तीखे व्यंगों को लेकर बड़े मशहूर हैं, और जब भी किसी राजनीतिक हस्ती या बड़ी हस्ती से आपका साक्षात्कार होता है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है मैं किसका सामना करने जा रहा हूँ। उसके अलावा भी सामाजिक सरोकारों को दृष्टिगत रखते हुए कई ब्लॉग, कई फेसबुक टिप्पणियां आपकी होती रहती है, और उस पर काफी जो लोग सामाजिक सरोकार रखते हैं उस बारे में चर्चा भी करते रहते हैं। आपकी दो कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जितना मेरे को जानकारी, कुछ इस तरह आना और एक शुद्र। शुद्र तो जब नई नई प्रकाश हुआ ही था, 2-3 दिन में मैंने मंगवा के कुछ उसकी शान में मैंने भी फेसबुक पर लिखा था। तो त्रिभुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। तीसरे बड़ा नाम है दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल का। 35 साल तक आपने महाविद्यालयों में पढ़ाया, और आज भी कहते हैं सब पढ़ना मैंने अभी स्टार्ट किया है। ये आपकी सरलता है और आपका ये बड़प्पन है। आप जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय से निदेशक से रिटायर्ड हुए थे, उसके बाद से लगातार लेखन में व्यस्त है। कई समारोह में आपके जो कंडक्ट करना, संचालन करना आपके जिम्मे आता है, और बहुत सफलतापूर्वक आप संचालन भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आपने 15 किताबें अब तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है। बहुत काफी हद तक उनका कहते ना प्रसार भी हुआ है। जिस 2 किताबों का मैं जिक्र करूंगा जो हाल ही में उनकी चर्चा में आई है। एक तो समय की पंचायत, तो दूसरा जो देश हम बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रदूत जो दैनिक समाचार पत्र है, उसमें आप वर्षों से एक साप्ताहिक स्तंभ लिखते आ रहे हैं अतिथि संपादक के रूप में। तो आप तीनों का
बहुत बहुत स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कोरोना काल में राजस्थान पहला राज्य था जिन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में ऑनलाइन का कार्यक्रम स्टार्ट किया। उसको देख के बाकी सभी लोग कर रहे हैं, और इसके पीछे जो दो नाम है वो भी मैं लेना चाहूंगा। हमारे माननीय संस्कृत कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी कल्ला साहब और प्रमुख शासन सचिव कला एवं संस्कृति श्रेया गोवा मैडम। उन सभी के प्रयासों से इतने सारे कार्यक्रम अब ऑनलाइन हो रहे हैं हमारे कला एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से कि सभी लोगों को लाभ हो रहा है। कला एवं संस्कृति की जो धारा है वो बह रही है। आज का जो विषय है आप तीनों उसके लिए उसमें लिए उपयुक्त मैं मानता हूँ जिसपे चर्चा कर सकते हैं, ऑथेंटिक चर्चा, वर्तमान दौर में पत्रकारिता। मैं निवेदन करूंगा दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल से कि वो इसका संचालन करेंगे। मैं इससे बाहर हो जाऊंगा और फेसबुक के साथ अगर लाइव हो जाता है तो मैं जुड़ा रहूंगा। रामदयाल जी जो हमारे साहित्य अकेडमी के जो कार्यक्रम प्रभारी हैं वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ रहेंगे। आप तीनों ने हमें समय दिया, इसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद फुरकान साहब। दुर्गा प्रसाद जी आप संभाल सर। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों का, खासतौर से मेरा, इतना विस्तृत परिचय दिया। मेरे शेष दो साथी तो वास्तव में इससे अधिक परिचय के हकदार हैं। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे जीवन काल के इस सबसे असामान्य कोरोना काल में और कल से भारत चीन सीमा से आ रही चिंतित करने वाली खबरों के बीच आज हम राजस्थान साहित्य अकादमी की इस ऑनलाइन संवाद श्रृंखला के अंतर्गत एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जो इन कारणों से और अधिक प्रासंगिक हो गया है। विषय है वर्तमान दौर में पत्रकारिता। निश्चय ही हर नागरिक ये जानने को उत्सुक होता है कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है और जानने के लिए वो पत्रकारिता की तरफ मोड़ता है। लेकिन पिछले कुछ समय से पत्रकारिता के परिदृश्य में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आज की इस चर्चा में हम लोग इन बदलावों पर और इन बदलावों के कारण क्या संभावनाएं बन रही है, इन पर विचार करने का प्रयास करेंगे। त्रिभुवन जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। मैं ये पाता हूं कि कोरोना ने काफी कुछ बदल दिया है। लोगों ने अखबार खरीदने कम कर दिए हैं, अखबार दुबले होते जा रहे हैं, अखबारों को, पत्रिकाओं को ऑनलाइन और वो भी निशुल्क पढ़ने वाले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये सारी बातें हमारे प्रिंट मीडिया के लिए खतरे की कोई आहट दे रही हैं? और इन सब का असर हमारी पत्रकारिता पर क्या पड़ रहा है, क्या पड़ेगा, इस पर आप प्रकाश करें। भारतीय पत्रकारिता, मतलब अभी पिछले दिनों हमने 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया था, और आप देखिए कि उदंत मार्तंड जो अखबार था तब से जो पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है, उससे लेकर के आज तक भारतीय पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता बहुत सी तरह के दबावों के बीच में रही है। बहुत से उसने ऐसे दौर देखे हैं जब बहुत ही मुश्किलें आई हैं उसके सामने, लेकिन उन मुश्किल दौर से वो उबर करके फिर आगे बहुत मजबूत होती रही है। तो जो अभी कोरोना का काल है, मुझे लगता है कि इस कोरोना के काल में जो दबाव आए हैं, अभी आपने जो कहा कि अखबार दुबले हो गए हैं, मुझे लगता है कि अखबारों में कंटेंट तो बढ़ा है, लेकिन दुबले वो इसलिए लगे कि उसमें विज्ञापन के जो पेजेस थे वो काफी कम हो गए हैं, और कंटेंट भी काफी सारगर्भित हुआ है। जो आर्टिकल ज्यादा फैल के लगते थे उनको भी, उस कंटेंट में भी काफी मतलब उसको संक्षेप में करके और थोड़ा तीखा बना करके पैनेपन के साथ लाने की कोशिश हुई है। आप देखेंगे कि चाहे वो संपादकीय पृष्ठ के लेख हों, भले वो आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, भले वो संपादकीय पेज के लेख हों, भले वो मतलब प्रथम पेज हो, भले आखिर के हों, तो जो चीजें हैं वो काफी मतलब नई तरह से आई है, और इसमें एक चुनौती भी रही है कि हमें कम समय में कैसे पहुंचाना है। दूसरा ये था कि आप ये देखिए कि
जो पत्रकारिता के विभिन्न माध्यम है, सिर्फ अखबार ही नहीं है, उसमें ब्लॉगर्स भी हैं, उसमें एनालिटिकल काम करने वाले लोग भी हैं, उसमें ब्रॉडकास्टर भी हैं, उसमें पॉडकास्ट भी आ गया है, उसमें जो कोलैबोरेटिव सिस्टम आए हैं वो भी है, और जो माध्यम हम अपना रहे हैं आज, ये माध्यम भी आया है, मल्टीमीडिया आ गया, नई तरह के नैरेटिव्स आ गए हैं, फोटो जर्नलिज्म उसमें आ गई है, और बहुत सारी तरह के जो विजुअल और जो उसकी मतलब एक तरह से जो पत्रकारिता की जो वॉच डॉग की या प्रहरी की जो भूमिका थी, उस भूमिका ने में कई तरह के बदलाव आए हैं, और मुझे लगता है कि ये एक इस तरह का दौर है जो एक आगे हमें एक अच्छे दौर की तरफ ले जाएगा। इसमें मेरा एक ये भी कहना है कि जो हमारी जो जो भविष्य है उसमें अखबार भी वो टिकेंगे जो पाठक के सरोकारों की चिंता करेंगे। अब उस तरह के अखबारों के लिए शायद जितनी जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसमें बात सिर्फ उसके अखबार के सर्कुलेशन की या पढ़ने की नहीं है। आप पीडीएफ वाली जो बात कह रहे हैं कि अभी अखबार को लोग छोटे फोन पे, मुझे लगता है कि फोन पर वीडियो देख करके तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आज ये जो फोन पर अखबार को पढ़ना, वो मुझे लगता है कि आज भी भले हम चिंताएं करते रहे हैं किताब की, क्योंकि किताबों का संसार जो है, बहुत हमें ये बताया गया कि किताबें जो है उसका ई वर्जन आ जाएगा, ई पब आ जाएगा, या हम उसको किंडल पे पढ़ लेंगे, लेकिन आज भी जो अच्छे गंभीर पाठक हैं वो अखबार किताब को ही पढ़ना चाहता है, और किताब पढ़ते हुए जो इमेजिनेशन आती है, अखबार पढ़ते हुए जो पुराना कागज का जो परंपरागत अखबार है उसको पढ़ते हुए हम जो कल्पना करते हैं या जो दिमाग हमारा बनता है, वो आज सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से या ई पब्लिकेशन पढ़ने से मुझे लगता है वो नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो चुनौती का दौर है, ये पूरा होने के बाद जब आगे का दौर आएगा तो मुझे लगता है कि अच्छे अखबारों के लिए उसमें जगह बनेगी। त्रिभुवन जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कही है। मैं थोड़ा सा उसी बात को आगे ले जाता हुआ आपसे 2-3 वाक्यों में इसका उत्तर चाहूंगा। खासतौर से आपने अभी ये कहा कि अखबारों में विज्ञापन कम हुए हैं, इसलिए भी उनका आकार प्रकार छोटा हुआ है। तो विज्ञापन अखबारों की आय का एक बड़ा साधन होता है, और अगर विज्ञापन कम हुए हैं, खासतौर से कोरोना के बाद आर्थिक स्थितियां चिंताजनक अभी तक रहने की आशंका हमारे सामने है, तो विज्ञापन शायद आगे भी कम रहेंगे। इनका असर हमारी पत्रकारिता पर क्या पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि भारत में पत्रकारिता कई तरह के दबावों से गुजरी है, और ऐसे बहुत दौर आए हैं। अभी थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बारे में काफी और अच्छे अनुभव शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिस अखबार का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है दिल्ली में और चंडीगढ़ में, आप देखिए कि किसी समय ऐसा था कि जब लोग उस अखबार को मांगते थे, और उस अखबार ने अपने मुख पृष्ठ पर यह छापा कि अब हम इससे ज्यादा पब्लिश नहीं कर सकते, इससे ज्यादा प्रकाशित नहीं कर सकते। तो एक ये दौर था कि जब उस पत्रकारिता को लोगों ने अपने सिर आंखों पे, अपनी पलकों पे बिठाया, और आज भी मतलब वही अखबार है, तो आज वो हमें शायद कहीं देखने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो विभिन्न तरह की पत्रकारिता के दौर आए हैं और उसको लोग ऊपर लेके गए हैं। तो आपने जो बात कही है कि विज्ञापन का जो दबाव है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अभी जो अखबार हैं वो दुनिया के सबसे सस्ते अखबार हैं। त्रिभुवन जी, दबाव नहीं, संबल। हाँ जी, दबाव की बात तो अलग से करेंगे हम लोग। हाँ, संबल की लेकिन बात आप विज्ञापन की बात कर रहे हैं ना, कि विज्ञापन का क्या असर पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि उसका असर पड़ेगा, क्योंकि उसका असर कीमत पे भी पड़ेगा, उसका उसके तेवर पे भी पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो विज्ञापन पर जो मीडिया की, किसी भी तरह का मीडिया हो, वो चाहे अखबार हो चाहे कोई और प्रतिष्ठान हो, वो उसको जब तक पाठक का प्रेम नहीं मिलेगा, पाठक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो तब तक उसके ऊपर उन दबावों के बीच में उसे मतलब बहुत एक तनी हुई रस्सी पे, जो गेय जी की एक लाइन है कि मैं तनी हुई रस्सी पर नाचता हूं, तो वो जो तनी हुई रस्सी पर कौन कितनी कुशलता से नाच सकता है, वो उस पर निर्भर करता है कि वो पत्रकारिता को किधर और कहां ले जाता है और किस तरह से करता है। धन्यवाद त्रिभुवन बहुत जी। बार देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिनमें विज्ञापन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद उनमें कहीं पत्रकारिता भी ज्यादा कोई तेवर नहीं दिखाई देता। और हो सकता है कहीं आपको विज्ञापन भी दिखाई दे, लेकिन वहां पत्रकारिता किसी की आंख से आंख मिलाकर के बात कर रही हो। तो ये बहुत सारी चीजों की निर्भरता जो है वो उस
अखबार की, उस प्रतिष्ठान की, या वहां कौन लीडरशिप कौन कर रहा है, वहां नेतृत्व कौन दे रहा है, या हम किस कुशलता के साथ अपना काम कर रहे हैं, वो उस पर भी निर्भर करता है। तो जो ये तनी हुई रस्सी पर जो नाचने वाला मामला है, वो जो कला है, वो जितना ज्यादा जानता है आज के समय में, वो मुझे लगता है पत्रकारिता को भी मजबूत करने की दिशा में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद त्रिभुवन जी। जब बात अज्ञेय जी की आ जाए और जब बात कम विज्ञापन वाले अखबारों की आ जाए, तो जनसत्ता भी मुझे याद आएगा, जिसमें दूसरे अखबारों की तुलना में कम विज्ञापन थे। तो आदरणीय थानवी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बदला हुआ परिदृश्य है, उसमें आप पत्रकारिता में क्या संभावनाएं दिख रही हैं? पत्रकारिता बहुत ही अजीब दौर से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और त्रिभुवन जी ने बहुत कायदे से सारी चीजें समझाई हैं। तो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि अखबार जो लोग निकालते हैं उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो क्या दशा है, दूसरी तरफ पत्रकारों की बात है, जिसके बारे में त्रिभुवन जी ने अभी कहा, वो तनी हुई रस्सी पर चलने के माफिक है। मालिकों की जहां तक बात है, उनका तो व्यापार है, और हम अभी देखते हैं कि इस दौर में जिस तरह से उनके सामने समस्याएं आई हैं, खासकर अखबारों के सामने, उनका विज्ञापन बिल्कुल चला गया है। लोगों ने अखबार खरीदना बंद कर दिया था। कई जगहों पे लोग खरीदना चाहते थे, तो वहां पे जो उनकी बस्तियां हैं, उनके जो RWA वाले जो लोग थे पदाधिकारी, उन लोगों ने कहा कि अखबार जो है उनकी बस्ती में नहीं आएगा। और बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो उन पे मुकदमा करने की धमकी भी दी कि इस तरह से आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मालिकों की बात एक तरफ है, जो पत्रकार हैं वो अपने ढंग से सोचते हैं कि उनके लिए रोजगार की बात भी है, और रोजगार से ज्यादा अभिव्यक्ति की बात भी है। वो यहाँ सिर्फ, मेरे ख्याल में जो पत्रकारिता का रोजगार है उसकी तुलना आप दूसरे रोजगारों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रोजगार है। तो चूंकि ये दूसरे रोजगारों से अलग रोजगार है, एक अभिव्यक्ति का रोजगार है, उसके लिए लोग इसमें आते हैं। और अगर आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए अगर ये सोचते हैं कि उसकी जगह सिकुड़ रही है, या उसकी आज़ादी कम हो रही है, उसकी जगह कम हो रही है, तो ये फिक्र की बात है। तो पत्रकारिता की स्थिति इस रूप में समझी जानी चाहिए कि क्या हमको अपनी बात कहने की आज़ादी है, क्या हम अपनी बात कह रहे हैं या किसी और की बात कह रहे हैं। जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि चीन के साथ सरहद पर जो टकराव है, उस दौर में हम लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन उसी दौर में बिल्कुल 2 दिन में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए, चीज़ों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो मन मार के लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शौक से भी लोग ऐसा करते होंगे। लेकिन अगर उनको अपना काम करने की आज़ादी नहीं है और किसी और की बात उनको करनी पड़ती है, तो आप मान के चलिए कि आप एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अभिव्यक्ति का संकट है, और उसके साथ साथ कई मायनों में जो भी माध्यम हैं, चाहे अखबार हैं, चाहे टेलीविजन है, चाहे ऑनलाइन मीडिया है, चाहे यूट्यूब चैनल वगैरह, आजकल बहुत से वैकल्पिक जो मीडिया हमारे सामने आ गए हैं, कोई भी मीडिया आप ले लीजिए, उसके सर्वाइवल का सवाल भी है। वो माध्यम जो हैं वो किस रूप में बचे रहते हैं, लोग इसकी चिंता करने लगे हैं कि अगर आप नहीं चलते हैं मालिकों के साथ या सरकार के साथ, तो आप नहीं टिक सकते हैं, आप अपने माध्यम को बचा नहीं सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही नाजुक एक वो तनी हुई रस्सी वाला जो रूपक है, वो तनी हुई रस्सी वाला रूपक इस मामले में बहुत ही मौजूद है कि हम लोग एक इस तरह की दूरी पर चल रहे हैं, उसको साधने में ही हमारा समय जो है कितना लग जाता है, और लोगों को लगता है कि हम बहुत काम की साधना कर रहे हैं, लेकिन वो असल में सर्वाइवल की, अपने आप को बचाने की साधना बन के रह जाती है। ओम जी, आपने बड़ा चिंताजनक परिदृश्य हमारे सामने रखा है, और इससे असहमत शायद कोई नहीं होगा।
हम सब लोग मानते हैं कि परिदृश्य वास्तव में चिंताजनक ही है। आपने कल से आ रही खबरों के संदर्भ में जो बात की, उन बातों से असहमति हो ही नहीं सकती। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हुआ थोड़ा सा पीछे ले जाकर आपसे कुछ जानना चाहूंगा। हाल के वर्षों में, और खासतौर से यहाँ हम बात कर रहे हैं तो कह ही सकते हैं 2014 के बाद समाचार माध्यमों पर सरकारी और उससे प्रेरित व्यावसायिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इतने ज्यादा बढ़े हैं कि हमारी शब्दावली में एक नया शब्द जुड़ गया है जो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम सब लोग उस शब्द को अब सुनने के आदी हो गए हैं, गोदी मीडिया। तो ये जो गोदी मीडिया की अवधारणा आई है, ये अंततः मीडिया के दायित्व को किस तरह प्रभावित कर रही है? मीडिया को कोई विवश तो नहीं कर सकता है, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता है। जब आप लिखने के लिए बैठते हैं, आपको खुद ये चुनना पड़ता है कि आप किसी की गोद में जाके बैठना चाहते हैं कि नहीं बैठना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग हैं जो खुद ही चुनाव करते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे। कुछ लोगों की व्यवस्था भी हो सकती है, कुछ लोग चैनलों के मालिक भी हैं, जो पत्रकार भी हैं। तो अगर वो खुद उस चैनल के मालिक हैं और हम उनको पत्रकार मानते हैं, तो आप मान के चलिए कि वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो अपने चैनल को चला रहे हैं, और वो चैनल को चलाना एक तरह का व्यवसाय है। तो व्यवसाय का समझौता है। हो सकता है कि दूसरी सरकारें जब आए तब भी आप पाएं कि वो उन सरकारों की गोद में बैठ के काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये चीजें पिछले वर्षों में ज्यादा पनपी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग सरकार की गोद में जाके नहीं बैठते थे। सरकार के चापलूस पत्रकार भी होते थे और सरकार की आलोचना करने वाले लोग भी होते थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत होते थे जो सरकार से डरते नहीं थे, अपनी बात कहते थे। सरकार के साथ में उठना बैठना रहता था बाहर, बल्कि जाते भी थे प्रधानमंत्रियों के साथ में संपादक लोग। हालांकि मैं तो इसको उचित नहीं मानता था, और मुझे जब भी निमंत्रण मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम या मनमोहन सिंह जी के टाइम, मैंने हमेशा इनकार किया, क्योंकि रिपोर्टर का काम था कि वो साथ जाएं। लेकिन ये एक परंपरा रही है भारत में तो कि संपादक जो हैं वो प्रधानमंत्रियों के साथ जाते थे और अच्छे संबंध उनके साथ रहते थे। फिर भी मैंने ये देखा कि वो लोग उनकी आलोचना भी करते थे। इस तरह का माहौल नहीं था कि आज आपको ये महसूस होने लगे कि बहुत सारे पत्रकार या बहुत सारे टीवी चैनल या अखबार वो सरकारी प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। जो सरकार की अपनी एजेंसियां होती हैं जो इस काम के लिए रखी जाती थी, अब लगता है उसकी जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि काम ये है कि किसी सरकार के साथ में उनका तालमेल बहुत अच्छा हो जाता है कई कारणों से। जो सरकार में भी जो लोग हैं वो उनकी खास परवाह करते हैं। कभी कभी कुछ सरकारें ऐसी आती हैं जो उनकी परवाह नहीं करती हैं। हम जानते हैं कि नेहरू जी ने किस तरह से डालमिया को जेल में डाल दिया था, सभी लोग जानते हैं। और डालमिया भारत के सबसे बड़े समूह टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक थे। तो ये जो एक संबंध है कि आप अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हैं, चाहे सरकार है चाहे मीडिया है, वो चीज सामने आनी चाहिए कि हाँ आपके काम में ईमानदारी है। तो कभी किसी ने नेहरू को उस वक्त मीडिया विरोधी नहीं ठहराया, क्योंकि डालमिया का जो व्यवसाय, जो उनके और जो व्यवसाय थे उनमें चीजें थी। और उसके बाद में उन्होंने वो सारा, आप जानते हैं कि अपना जो अखबार का कारोबार था वो अपने दामाद को दे दिया था, और लंबी कहानी है। तो ये मेरा प्रश्न यही था कि क्या आज भी हम उन्हीं स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं, और अगर नहीं तो उसका असर हमारी समाचार पत्रकारिता पर क्या पड़ता है? नहीं, अब नहीं। अब तो ये है कि सोचना मुश्किल है कि नेताओं में इतनी ताकत होगी कि अगर कोई अखबार गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। न जो अखबारों के मालिक हैं उनमें ये ताकत है,
कि वो सत्ता को चुनौती दे सकें, जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में आप जानते हैं कि रामनाथ गोविंद का ने दी। तो आप में अगर आपको लगता है कि आपकी बात सच है और वो कहने का साहस आप में होना चाहिए। अभी भी जो दौर चल रहा है हम देखते हैं कि उसमें कितने लोग सवाल उठाते हैं। मान लो चीन के साथ तकरार है, एक संकट की बात है, लेकिन देश को भरोसे में लेना चाहिए कि कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसमें महीने भर में वहां के रहनुमा ने, नेतृत्व करने वालों ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो किसी भी देश के, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की हो। क्योंकि जो मीडिया है वो शासन और जनता के बीच की एक कड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ वो परंपरा खत्म हो चुकी है। ये फिक्र की बात है, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ऐसे संकट की घड़ी में, जो कि कई तरह के संकट हम बार बार देख रहे हैं हमारे देश में आ रहे हैं, आर्थिक संकट भी आ गया है, फिर अभी कोरोना का तो प्राकृतिक संकट है, सारी दुनिया में है। ये जो संकट आते हैं, लेकिन एक संवाद अगर बना रहता है और जो समाज है, जो देश है, उसको आप भरोसे में रखते हैं, ये शासन का दायित्व है। लेकिन कोई भी मीडिया ये सवाल नहीं करता है कि आप हमें सवाल का मौका क्यों नहीं देते हैं। ये सवाल उठाने की ताकत अगर हम में खत्म हो जाती है तो मैं ये मानता हूं कि शासन और ज्यादा इस किस्म की बेरुखी अपनाने लगता है, जो इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं। धन्यवाद थानवी जी इस बेबाक टिप्पणी के लिए। मैं त्रिभुवन जी अब आपकी तरफ फिर से लौटना चाहूंगा और इस बार एक दूसरे लेकिन लगभग जुड़े हुए विषय पर बात करते हुए मैं आपके पास आना चाहूंगा। इधर कुछ वर्षों से सोशल मीडिया हमारे यहाँ बहुत उसका विकास हुआ है और जी मेरे यहाँ जब कॉल आ रही है तो ये फोन थोड़ा आवाज बहुत नीचे चली गई है, तो मैं एक बार दोबारा जुड़ता हूँ। 1 सेकंड बस मुझे दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं तब तक थानवी जी आपसे एक प्रश्न और पूछ लूं। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि क्या पत्रकार की कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए? इस सवाल को चाहें तो उलटकर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि क्या पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए और क्या निष्पक्षता जैसी कोई चीज होती भी है? ये पत्रकार की राजनीतिक समझ तो जरूर होती है, लेकिन वो किसी विचारधारा के प्रति या राजनीतिक किसी संगठन के प्रति प्रतिबद्ध हो, ये जरूर। मैं मानता हूं कि उसको बच के रहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक समझ, राजनीतिक एक विचारधारा के प्रति आस्था वो अपनी जगह अलग है। और पार्टी का संगठन से जुड़ जाना या उनके लिए काम करना, जो कि बहुत से लोग हम देखते हैं कि बहुत इतना जो फिर उसमें तटस्थता नहीं रह पाती है। लेकिन निष्पक्षता अपने आप में एक भ्रमित करने वाला शब्द है, क्योंकि निष्पक्ष का मतलब कि आपका कोई पक्ष नहीं है। इस मामले में तो ठीक है कि आप जब राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं तो आपके लिए सारे दल बराबर हैं और आपको उचित जहां लगता है वहां आप उनकी आलोचना करें, जहां आपको ठीक लगता है उनकी आप तारीफ भी करें। तो इस मामले में तो आप निष्पक्ष रह सकते हैं। लेकिन निष्पक्ष शब्द पे ज्यादा जोर देने पे मुश्किल ये होती है कि जहां पे आपको कोई स्टैंड लेना पड़ता है तो उस वक्त भी आप चुप रह जाते हैं क्या करके कि नहीं हम तो निष्पक्ष हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर पुलिस की जातियां हैं और अगर पुलिस का डंडा जो है वो गलत जगह पड़ता है तो आपको उसका पक्ष लेना पड़ता है जिस पे डंडा पड़ा है। यानी आप एक साथ शोषण करने वाले पर के और शोषित के साथ नहीं हो सकते हैं। आपको स्टैंड लेना पड़ता है कि ये चीज ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए देश में ऐसे हालात हैं जहाँ पे शासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाता है, जब अक्सर होता है, तो वहां जो आप बोलते हैं वो
कोई पक्षधरता नहीं है, जबकि कहा जाएगा कि आप विपक्ष के हाथों बिक गए हैं या आप इस तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं वगैरह, लेकिन वो एक स्टैंड लेना है, समाज के हक में स्टैंड लेना है, क्योंकि वही पत्रकारिता है। तो उस वक्त मेरा मानना ये है कि आपको एक स्टैंड चूंकि लेना पड़ता है, इसलिए आप निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये उस मामले में नहीं काम आएगी जब आप दो दलों की बात करते हैं, उस वक्त आपको निष्पक्ष रहना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी पक्ष के साथ में नहीं हैं। अच्छा, आपका जो ये सोच है और इस सोच से मैं भी सहमत हूँ, इस सोच के मानदंड पर हम वर्तमान पत्रकारिता की स्थिति कैसी पाते हैं? वर्तमान पत्रकारिता का दायरा बहुत बड़ा है और पक्षधरता और निष्पक्षता इस मामले में अगर सच में मैं कहूँ साफ साफ, तो पक्षधरता बहुत सामने आती है, स्टैंड नहीं सामने आता है। स्टैंड अगर सामने आए कि आप सच का स्टैंड ले रहे हैं, आपको ठीक लगता है, आप भी बात कह रहे हैं, तो वो तो मेरा मानना है कि ठीक होगा। लेकिन अगर वो पक्षधरता की तरफ कोई चीज चली जाती है, आप किसी तरफ बहुत अनजान कारणों से खड़े दिखाई देते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ठीक नहीं है। ऐसा आजकल काफी दिखाई देता है। जी, त्रिभुवन जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ सोशल मीडिया का बहुत प्रसार हुआ है और उसकी एक परिणति यह भी हुई है कि हम में से ज्यादातर लोग एक सीमित अर्थ में पत्रकार बन गए हैं। एक टर्म भी आया है सिटीजन जर्नलिज्म। तो एक तो इसका असर, हम सबके पत्रकार बन जाने का असर पत्रकारिता पर क्या हुआ है, और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल मैं साथ साथ कर लूं, सोशल मीडिया में आप पाएंगे कि पार्टियों के वेतन भोगी लोगों ने भी बड़ी गहरी पैठ बनाई है और वे अपने अनुकूल और प्रतिपक्षियों के प्रतिकूल बहुत सारी सामग्री वहां पोस्ट करते रहते हैं हम लोगों के नाम पर। तो इस तरह से वो अपने अनुकूल माहौल बनाने में सफल होते हैं। इसका उल्टा भी होता है। तो क्या ये जो सोशल मीडिया का, पता नहीं ज्वार कहना इसको ठीक होगा या नहीं, ज्वार या उफान या विकास, जो भी आप कहें, ये क्या पत्रकारिता के सामने कोई चुनौतियां पेश करता है? नहीं, निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं, ये एक मतलब बड़े भारी एक खतरा भी है। क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें बहुत से लोग जो इतिहास के शोधक हैं या जो न्यायाधीश हैं या जो अधिकारी हैं या यहाँ तक कि मतलब पत्रकार भी, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में जब कोई चीज गलत आ जाती है, जिसे हम फेक न्यूज कहते हैं, या जो तथ्यों पे आधारित नहीं है या जो बनावटी सत्य पे या बनावटी तथ्यों पे आधारित है, तो उसको भी वो लोग सच मानते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। ऐसा बहुत बार मेरी बातचीत होती है लोगों से कि आपने इस चीज को क्यों भेजा, आप तो हिस्टोरियन है, आप तो इतिहास के सत्य का उत्खनन करते रहे हैं, तो आपको क्या पता नहीं है कि ये आज का सच क्या सच है? तो क्या है कि ये एक इसके साथ जो तकनीक है, ये जो मतलब बहुत ही सम्मोहक जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जब आपके पास कोई गलत मैसेज भी आता है तो लोग उसको पढ़ने से पहले किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो सोशल मीडिया कहें या इसको आप एंटी सोशल मीडिया कहें, ये जो दौर है, इस दौर में पत्रकारों को या जो अच्छे पत्रकार अपना काम कर रहे थे उनकी भूमिका को भी थोड़ा प्रभावित किया है। और वो प्रभावित करने का दृष्टिकोण इस तरह से है कि जो सरकारें या जो प्रतिष्ठान या जो शक्तियां ये नहीं चाहती कि पत्रकारिता अपना सही काम करे, वो हर दिन हर सुबह एक नया झूठ गढ़ते हैं और उसे सोशल मीडिया में अपनी जो ट्रोल आर्मी है उसके जरिए डालते हैं। अब वो जो असत्य है, वो जो झूठ है, वो झूठ जब आपके पास या किसी और के पास या मेरे पास आएगा, तो उसके बाद क्या करते हैं कि पत्रकारिता, जो मीडिया हमारा जिसका काम सच बताना है, जिसका काम खबर से या उस सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करना है, उसने क्या किया कि अपने आप को इस गलत लाइन पे डाल लिया कि वो झूठ को झूठ साबित करने में पूरा दिन लगा रहता है। तो सच नहीं ला रहा, वो झूठ को झूठ साबित कर रहा है। आज आप जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठान आप देखेंगे या न्यूज चैनल्स देखेंगे, यहाँ तक कि जो बहुत गंभीर न्यूज चैनल हैं या जो अंतरराष्ट्रीय मतलब जिनकी अपनी एक छवि है, उन सब के यहाँ एक बहुत बड़ा स्पेस या बहुत बड़ी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है,
वो झूठ को झूठ साबित करने में लगी रहती है। तो आप ये देखिए कि ये जो सोशल मीडिया है, इसकी एक एंटी सोशल मीडिया की भी भूमिका है। इसने जो अच्छे विचार हैं, जो हमारी नैतिकता है, उसको भी तिरोहित किया है। और ये जो खतरे जिस तरह से बढ़ते गए हैं, उसमें एक आप देखिए कि जो लोग सेलिब्रिटीज हैं या जो लोग अपनी ताकत का जो गुरूर है, अभिमान है, उन उन वो लोग ज्यादा कहीं सोशल मीडिया के अंदर प्रमुख भूमिका में आ गए हैं। और जो हमारे जो मूल मूल्य थे, जिसके साथ हमारी आजादी की पत्रकारिता जुड़ी थी, जिसके साथ हमारे हमारे भारतीय समाज के जीवन मूल्य जुड़े हैं, या जिससे हमारे संवैधानिक मूल्य जुड़े हैं, भले वो बराबरी का हो, भले वो व्यक्ति की गरिमा का हो, वह भले वो समता और स्वतंत्रता का हो, तो जो जितनी तरह की जो हमारे मूल्य थे, जो नैतिक मूल्य थे, जो हमारे मानवीय सरोकार थे, उनसे हम विमुख हुए हैं। और ये जो एंटी सोशल मीडिया ने जो जो भूमिका अदा की है, उसने हमें पत्रकारिता की दिशा से भटकाने की भी कोशिश की है। मैं कल अभी थानवी साहब एक बात कह रहे थे निष्पक्ष होने की, लेकिन मैंने खुद ये देखा है कि जब लोग आरएसएस से जुड़े होते थे, भारतीय जनता पार्टी से भी कोई पत्रकार जुड़ा होता था या कम्युनिस्ट पार्टी का भी मेंबर होता था, लेकिन वो जब पत्रकार की भूमिका में होते थे तो मैंने उनमें कभी ये नहीं दिखा कि वो लोग बहुत ही मतलब किसी एक तरफा जा रहे हैं। मतलब वो कभी उन्होंने किसी का गुणगान करते हुए, किसी एक व्यक्ति के नेता का गुणगान करते हुए, किसी पार्टी का गुणगान करते हुए मैंने नहीं देखा। और वो बहुत अच्छे पत्रकार थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग न आरएसएस से जुड़े हैं, या न कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, या न कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन आप देखेंगे कि न्यूज रूम्स जो हैं हमारे, उनमें वातावरण बदला है। इस वातावरण के बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह जो है, वो शायद हमारे शैक्षिक सरोकार हैं, जो हमारी जो आज की साहित्य और संस्कृत जो साहित्य की और संस्कृति की जो हमारी शिक्षा है, हमारी पारिवारिक जो वैचारिक पृष्ठभूमि से हम जिसमें आते हैं, उसके अवमूल्यन का जो दौर चला है, जो ह्रास हुआ है, उसका असर भी कहीं दिखाई दे रहा है। मैं ये भी यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि ये सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है। आप राजनीति में देखिए, आप शिक्षा में देखिए, आप मतलब डॉक्टरों के काम में देखिए, अस्पतालों में देखिए, चिकित्सा में देखिए, आप न्यायालयों में चले जाइए, आप सेना में चले जाइए, आप जहां भी जाएंगे आपको ये अवमूल्यन चौतरफा दिखाई दिया है। ये जो एक पतन की जो संस्कृति है, ये सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है, ये सब जगह है। तो सब जगह ये, इसलिए ये पूरे, मुझे लगता है कि पूरी समाज के चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और इस पे थोड़ा हम लोगों को, हमारे जो सरोकार हैं उसमें उसमें आगे आना चाहिए। क्योंकि अभी आपने जो जिक्र किया कि जो इतने सारे लोग जो उनके पीआर के काम करने लगे हैं, तो आप ये देखिए कि वो जो ट्रोल आर्मीज आ गई हैं, जिन्होंने हमें बदले की संस्कृति जो सिखा दी, तो जो मान लो धर्म की संकीर्णता के नाम पर जो हमें परोसा गया, या जिस हमारे मानस को जिस रूप में ढाला गया, तो जो धर्म की जो संकीर्णता जिन्होंने फैलाई या सांप्रदायिक दृष्टिकोण जिन्होंने बनाया, वो लोग जब दूसरी जगह जाएंगे, जब जातिगत दृष्टिकोण पे जाएंगे, तो वहां भी वही आचरण होगा। जब वो स्त्री और पुरुष के भेदभाव को लेकर के कोई काम करेंगे, तो उनका वही दृष्टिकोण जो है, हिंसक दृष्टिकोण या जो अनैतिक दृष्टिकोण है या जो अमानवीय दृष्टिकोण है, वो उसको प्रभावित करेगा। तो हमारी पत्रकारिता के जो मतलब वर्टिकली भी कहें या हॉरिजॉन्टली भी कहें, तो ये जो प्रभाव हुए हैं, इनको भी हमें उसी तरह से उनकी चिंताएं करना होगा, उनको देखना होगा। क्योंकि अभी जो सरहदें गिर रही हैं, या भले वो भारत चीन की सरहद की चिंता हो, या वो पाकिस्तान और भारत की सरहद की हो, या नेपाल की या भारत की हो, भले वो स्त्री या पुरुष की हो, भले वो मूल्यों और अनैतिकता की हो, तो जो सरहदों पे खलबली है वो ठीक नहीं है। जो सरहदों का जो तनाव है, वो मुझे लगता है कहीं भी ठीक नहीं है। तो पत्रकारिता का जो दायित्व है, उस दायित्व बोध को कहीं बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। धन्यवाद त्रिभुवन जी। इसी बात को मैं आगे एक प्रश्न के बाद थानवी जी से एक दूसरे संदर्भ में भी पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थानवी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। अब तो आप एक भिन्न प्रकार के दायित्व के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आप दिल्ली में थे तो आप टीवी पर होने वाली बहुत सारी बहसों में प्राय दिखाई देते थे। हम लोग भी लंबे समय तक बहुत रुचिपूर्वक उन बहसों को देखते रहे हैं, लेकिन आज उन बहसों का स्वरूप पहले से बहुत बदला हुआ है। तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं
कि ये जो टेलीविजन के पर्दे पर बहुत सारी राजनीतिक बहसें, बल्कि कहें कि रोज राजनीतिक बहसें आती हैं, वे हमारी पत्रकारिता में क्या जोड़ रही हैं या क्या उसमें से छीन रही हैं? देखिए, एक वक्त तक तो ये बिल्कुल एक नई चीज की तरह आई बहसें, और पहले इस तरह से नहीं था। प्राइम टाइम वगैरह पर भी जो एंकर हैं वो लोग अपनी बात कहते थे, या एक या दो वो मेहमान, गेस्ट कहते हैं, बुलाते थे और उनसे उनसे उनकी राय ले लिया करते थे। लेकिन उसके बाद में एक नया सिलसिला चल पड़ा कि आप देख रहे हैं कि 10 लोग बैठे हुए हैं, और जिसको विंडोज कहते हैं, वो खिड़कियां बना करके, और उनको चाहे वो एक ही टेबल पर बैठे हों, वो अलग अलग खिड़कियों में उनको दिखा करके, और फिर आपस में उनको लड़ाने का काम होने लगा। और वो एक तरीके से मतलब मनोरंजन की चीज हो गई। यानी आया तो सिलसिला कुछ इस ढंग से कि इतनी व्यापक बहस समाज में करने का मंच जो है वो टेलीविजन बन रहा है। और जो चीज टेलीविजन में एक तरीके से चीज रही थी, नहीं थी पहले, और सिर्फ खबरें थी या कुछ सीरियल थे, मनोरंजन या और कुछ कार्यक्रम जो टेलीविजन वाले करते थे, लेकिन समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, कलाकार हैं, जैसा भी विषय होता था तो 4 लोग 6 लोग, और अब बाद में तो 10 लोग भी बैठने लगे। लेकिन वो सारा स्वरूप अचानक जो है वो जानबूझ करके, क्योंकि जो टीआरपी जिसे कहते हैं कि आपकी दुकान कैसे चलती है, कितने ज्यादा लोग आप उसको देखते हैं, तो आप उसको उतना मनोरंजक बनाएं कि लोग देखते रहें। तो अगर आप एक ही टेबल पे 10 लोग बिठाते हैं तो मनोविज्ञान कहता है कि लोग उसको नहीं देखते। जैसे सिनेमा में होता है कि बार बार कैमरा जो है वो अलग अलग चेहरों पे जाता है, तो देखने वाले की पलक जो है वो झपकनी नहीं चाहिए। तो वो 10 खिड़कियों में उन्हीं लोगों को इसलिए बिठा देते हैं कि आप उनके चेहरे अलग अलग देखते रहते हैं। और उसके बाद में वो लोग बोलते हैं, जैसे ही लगता है कि 2 लोग ज्यादा उत्तेजना में बात करते हैं, तो आपने आमने सामने हो जाते हैं, और इस सारा का सारा एक तरह का खेल हो जाता है। तो उत्तेजना में एंकर भी जुड़ जाता है। तो संवाद को एंकर तो बल्कि पार्टी बना हुआ नजर आता है ना, कि उसको किस तरफ जो है वो, ये भी अजीब बात है कि उसका पक्ष छुपता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और उसमें अब तो ये हो गया कि स्टूडियो में कोई भाला लेके आ रहा है, कोई तलवार लेके आ रहा है, और मतलब पूरा का पूरा एक तरह से वो संवाद तमाशे में तब्दील हो गया। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। वो मोटे तौर पे ज्यादातर संवाद जो हैं वो तमाशा बन गए। इसलिए मेरे दोस्त रवीश कहते हैं कि आप टेलीविजन मत देखिए। तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप मत देखिए, लेकिन सावधान रहिए और पहचानते रहिए जो आप देख रहे हैं वो अब वो संवाद नहीं है, वो तमाशा है। धन्यवाद त्रिभुवन जी। आपकी ख्याति, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि आप बहुत पढ़ने वाले और चारों तरफ निगाह रखने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि भारत में समाचार पत्रिकाओं का लगातार अभाव होता जा रहा है। न केवल समाचार पत्रिकाओं का, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की और स्पेशलाइज्ड पत्रिकाएं हमारे यहाँ, और खासतौर से भारतीय भाषाओं में तो बहुत ही कम है। तो इनका कारण क्या है, और क्या आपको कोई समाधान भी नजर आता है कि ये स्थिति बेहतर हो? दुर्गा प्रसाद जी, दरअसल आप देखिए कि कई बार जब हम मीडिया से संबंधित डिबेट्स में होते हैं और जब पत्रकारिता की चिंता की बात होती है, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस देश में ऐसे बहुत से अखबार रहे हैं, या ऐसी बहुत सारी हिंदी की और अंग्रेजी की पत्रिकाएं भी रही हैं जो बहुत बेहतरीन रही हैं, या वो आपके संग्रह में भी होंगी, थानवी साहब के होंगी, मेरे यहाँ होंगी, या लोगों के यहाँ हैं। लेकिन आप देखिए कि इतनी बेहतरीन पत्रिकाएं या अखबार होने के बावजूद वो क्यों बंद हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जब हम जो अखबार, जिसको हम पॉपुलर जर्नलिज्म कहते हैं, या जो लोकप्रिय अखबार हैं, या जो सस्टेन कर गए किसी तरह से, उन्होंने पता नहीं किस तरह से इस अंधड़ में अपने आप को बचाया है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी तरह की ताकत लगी है। लेकिन जो लोग अच्छे अखबार निकाल सकते थे, या जो लोग एक अच्छी पत्रिका निकाल सकते थे, वो क्यों सस्टेन नहीं रहे? मुझे ये लगता है कि आज भी बहुत अच्छे लेखक हैं जो बहुत अच्छी पुस्तकें ला पाते हैं, या जो ऐसा कंटेंट जनरेट करते हैं
कि वो पुस्तकें हमारे समाज को बहुत कुछ नया देती हैं, बदलाव लाती हैं। लेकिन आप देखिए कि हमने हमारे समाज को जिस तरह का बना दिया है, जिस तरह का बाजार आधारित समाज बना दिया है, इस बाजार आधारित समाज में जो आम नागरिक है उसकी प्राथमिकताएं बहुत बदल गई हैं। वो 10,000 रुपए का, 8,000 रुपए का, 7,000 रुपए का जूता जो अपने पैर के लिए खरीदते हुए कोई संकोच नहीं करेगा, वो एकदम से क्रेडिट कार्ड निकालेगा, डेबिट कार्ड निकालेगा या पेटीएम से पैसा पे कर देगा तत्काल। लेकिन जैसे ही किसी पुस्तक की चर्चा आएगी कि ये किताब 500 रुपए की है या 1,000 रुपए की है या 300 रुपए की है, वो 50 बार सोचता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए किताब। तो हमारे यहाँ जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, पाँव के लिए चिंता है। हमारी जो इसी तरह से हमारे जो समाज की जो जो मूल धुरी है, वो जो मार्केट ड्रिवन जो सोसाइटी हमने बना दी है, उसमें हमारा ध्यान जो सबसे ज्यादा है वो बाजार को अचंभित करने वाले, बाजार जो हमें व्यामोहित करता है उसकी तरफ ज्यादा है। तो आप देखिए कि आदमी 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लेगा, लेकिन वो 20,000 रुपए की किताबें नहीं खरीदेगा। तो हमारे घरों की जो संस्कृति है, हमारे जो रोजमर्रा की जो संस्कृति है, उसमें मुझे लगता है कि ये प्राथमिकताओं पे नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा, हो सकता है ये बात अप्रिय लगे और शायद मेरी विचार से कोई भी सहमत ना हो, एक भी सहमत ना हो, लेकिन मैं, आप देखिए कि आप, जब मैं सड़क पे खड़ा होता हूँ और कोई भिखारी भी पैसे मांगता है और आप उसको 1 या 2 रुपए का सिक्का देंगे, वो फेंक देता है, वो लेता नहीं है। वो 5 रुपए का सिक्का अगर आप देंगे तो शायद वो थोड़ा संतुष्ट होके, या 10 रुपए देंगे तो वो थोड़ा संतुष्ट होता है। लेकिन जो 30 रुपए का या 25 रुपए का अखबार है, या जो 50 रुपए की पत्रिका जो उतने में तैयार होती है, या 100 रुपए की कीमत में जो तैयार होती है, उसे आप देखिए कि वो आप 5 रुपए में या 10 रुपए में या 30 रुपए में लेना चाहते हैं। आज भी इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिका है, वो 400 रुपए में है, और हमारे यहाँ की कुछ पत्रिकाएं हैं वो जो उससे ज्यादा बड़े आकार में छपती हैं, वो 40 रुपए में मिलती है। तो ये कहीं कहीं एक जगह ऐसी है कि जो आपको अपने राइटर को, अपने लेखक को, आपका जो पत्रकार है उसको, उसके जो संसाधन है उसको मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं नागरिक जो समाज है या जो पाठक है उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एक समय था जब हमारे यहाँ सारिका, ज्ञानोदय, ऐसी पत्रिकाएं थी, धर्मयुग था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, और उसमें कहीं कोई ज्यादा विज्ञापन भी नहीं दिखाई देते थे, लेकिन वो समाज उन पत्रिकाओं को खरीदता था, वो उनका पैसा देता था, और वो पत्रिकाएं आते आते बिक जाती थी। मुझे ध्यान है कि जब मैं छात्र था और किसी भी न्यूज स्टॉल पे जाता था तो बहुत बार निराशा होती थी कि वो पत्रिका तो बिक गई है अभी तक। ओम जी, मैंने 2 सवाल विशेष रूप से आपके लिए बचा रखे थे, लेकिन 80% सॉरी, आप देखिए कि जो अखबार का आकार है उससे 80% छोटा आकार मेरे फोन के स्क्रीन का है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो अखबार मेरे घर में आए, या मैं नहीं चाहता वो पत्रिका मुझे मिले। तो ये जो वीडियो वाली जो स्क्रीन बना है, जो मुझे वीडियो देखने के में जो सुकून दे सकता है, उससे मैं अखबार भी पढ़ना चाहता हूँ, उससे मैं किताब भी पढ़ लेना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो चाहे किताब है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसमें हमारा जो रीडर है, हमारा जो पाठक है, हमारा जो नागरिक समाज है, उसके वो सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है उसकी। और उन लोगों को, अगर उन लोगों ने ये चिंताएं नहीं की, तो मैं सच मान रहा हूँ कि ये जो अच्छे प्रतिष्ठान जैसे धराशायी हुए हैं, जो अच्छी पत्रिकाएं आज हमारे समाज से लुप्त हो गई हैं, वैसे ये झंझावातों का तो सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद त्रिभुवन जी। थानवी जी, 2 प्रश्न मैंने आपके लिए रखे थे, 2 अलग अलग प्रश्न हैं, लेकिन क्योंकि समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, मैं दोनों प्रश्न एक साथ आपसे कर लेता हूं, आप जैसा चाहें इनका उत्तर दें। एक तो जो आपका बड़ा सरोकार है जिससे हम लोग परिचित हैं, वो है हिंदी पत्रकारिता की भाषा को लेकर, या कहें कि पत्रकारिता में भाषा के प्रति उपेक्षा और गैर जिम्मेदारी के भाव को लेकर। इस पर आप कुछ कहें। और दूसरा जो आपका वर्तमान दायित्व है उससे जुड़ा प्रश्न है, वो हम सब लोगों के लिए प्रासंगिक भी है कि भारत में पत्रकारिता के शिक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, भाषा के मामले में मैं कई बार इस बारे में
अपनी बात कहता रहा हूँ, कार्यक्रमों में भी मैंने कहा है और सोशल मीडिया पर भी मैं अपनी बात कहता हूँ। जग जाहिर है कि हमारा जो बुनियादी उपकरण है, टूल जो है पत्रकारिता का, वो भाषा है। मैंने हमारा औजार वही है। जैसे अगर कोई शैल्य क्रिया करता है तो उसके पास अपने औजार हैं। पत्रकारिता करने के वाले के पास में भाषा है, कलम नहीं, भाषा, क्योंकि आप लिखते हैं उस कलम से। तो मध्य हाँ, तो जो आपकी अभिव्यक्ति है वो सहज होनी चाहिए, सलीके की होनी चाहिए। और भाषा जो है, जो कि जाहिर है कि शब्दों का आधार उसमें है, तो शब्दों को लेकर के एक संवेदनशीलता भी रहनी चाहिए। यानी आप सही शब्द लिखें और सही जगह पे लिखें। तो कोई दौर था, अगर आपको याद हो, कि हम लोग अखबार पढ़ करके अच्छी भाषा सीखते थे। हम अच्छा पढ़ते थे, इसलिए अच्छी भाषा हमारी भी हो सकती थी। मैं तो मानता हूँ कि ठीक ठाक अगर मेरी हिंदी हुई, उसकी वजह यही थी कि मैं पढ़ता था, वरना मेरा विषय तो वाणिज्य रहा है, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ। तो इसलिए अभी भी मैं बराबर इस पर पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि कैसे बेहतर और सरल और सहज भाषा लिखी जा सकती है, जो कि हमारा काम है। और अखबारों में पहले ऐसे लोग होते होते थे जो इसका ख्याल रखते थे कि हमारे साथ काम करने वाले लोग कैसे अच्छी भाषा लिखें, क्योंकि अखबार पान बेचने वाला भी पढ़ता है और एक प्राध्यापक भी पढ़ता है, विद्वान भी पढ़ता है। तो सभी वर्गों तक अखबार पहुंचे तो उसमें एक सहज भाषा हो। अगर आपने कभी गौर किया हो, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे प्रसिद्ध अखबार है, उसकी भाषा पे गौर कीजिए। आपको ऐसा शब्द बड़ा मुश्किल से मिलेगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनकी नीति है। अगर उनके यहाँ कोई लिख करके लाता है एस्टोनिश, तो उसकी जगह सरप्राइज लिख देंगे, क्योंकि उसको ज्यादा लोग समझेंगे। क्योंकि आपका ये दायित्व है। कई लोग आजकल तो इस बहस में पड़ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं लिखा वो लिख दिया। ये पढ़ने वाले का भी तो दायित्व है कि वो भी अपना कद ऊंचा करे, वो भी समझे वगैरह। यानी आप अपनी त्रुटियों को छुपाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए लगे रहते हैं। ये बहुत दुखदायी बात है। यानी अखबार के संगठन में या पत्रिका के संगठन में इस बात की फिक्र ही ना हो। अंग्रेजी में तो अशुद्धि नहीं जाएगी, हिंदी में अशुद्धि जाए, इसके लिए भी लोग दलील देते हैं कि साहब आप तो शुद्धि की बात करते हैं, शुद्धिवादी हो गए हैं वगैरह। तो मैं शुद्धिवादी नहीं हूं, लेकिन सही तो लिखना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं अखबार पढ़ करके ये मान के चलते हैं कि इसमें सही लिखा गया होगा। दूसरी बात जो है आपने कही, ये जो पत्रकारिता का शिक्षा, पत्रकारिता की शिक्षा की जो बात है, मैं तो इसमें नया नया आया हूं, पर मैंने ये चीज देखी, बहुत ज्यादा संगठन तो देश में है नहीं। 3 विश्वविद्यालय हैं और चेन्नई में एक संस्थान है, दिल्ली में है, बहुत थोड़े हैं। इतने बड़े हजारों चैनल हैं, हजारों कहाँ से लोग सीख के आते हैं और किस किस्म की पत्रकारिता सीख के आते हैं। ये जो मैंने भाषा की बात कही, ये तो एक चीज है, और भी चीजें हैं। आप विवेक की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, आप सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करते हैं कि पत्रकारिता क्या काम करती है। इस सबको आप अगर दीक्षित करते हैं छात्रों को, तो वो जो दीक्षा लेके आते हैं, वो जो शिक्षा लेके आते हैं, तो उनका व्यक्तित्व जो है वो अखबारों में समाहित हो जाता है और उस ढंग से अखबारों का कलेवर भी बेहतर होता है। अखबारों का भी एक तरीके से आप मान के चलिए कि कल्याण होता है। लेकिन ऐसा है नहीं। शिक्षा बहुत अजीब है और उसका एक कारण जो मैं मानता हूँ वो ये है कि पत्रकारिता पढ़ाने वाले लोग जो हैं उनमें पत्रकार नहीं आते हैं, और कुछ व्यवस्था ही ऐसी है कि वो आ नहीं सकते हैं। यानी इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो यूजीसी से भी, कि जो कायदे बने हैं उन कायदों के मुताबिक आसान नहीं है कि आप पत्रकारिता में, चूंकि बहुत आपको फोटोग्राफी अगर पढ़ाना है, आपको सिनेमा पढ़ाना है, आपको सोशल मीडिया पढ़ाना है, आपको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ाना है, तो उसके लिए पढ़ाने के लिए विशेषज्ञ लोग होने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का पेशेवर शिक्षा का काम है। तो पेशेवर शिक्षा में अगर पेशेवर लोग नहीं शरीक हो पाते हैं तो वो भी एक कारण रहता है कि जो पत्रकारिता की शिक्षा है वो अपने आप में मुकम्मल नहीं हो पाती है, और फिर आपको ऐसे लोग नहीं मिल सकते हैं पत्रकारिता में
और पत्रकारिता के शिक्षण में भी जो और बेहतर पत्रकारिता का वातावरण तैयार करने में मदद कर सकें। मतलब ये मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा सुधार हो, इसकी चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। मतलब जो काम मेरे हाथ में जितना है हम लोगों ने इसकी चेष्टा की है, और इसलिए हमारे यहाँ पे इसकी कोशिश है कि जो लोग एकेडमिक्स के हों और जो लोग मीडिया के पेशेवर लोग हों, उनका एक उचित तालमेल जो है वो रहे, ताकि लोगों को दोनों तरह से बेहतर जानकारी और संदर्भ मिल सकें। लेकिन ये पत्रकारिता की शिक्षा ही मैंने कहा कि इस देश में बहुत सीमित है और बहुत उपयुक्त ढंग की नहीं है। इसमें सुधार अगर नहीं होता है तो हमारी पत्रकारिता का सुधार भी मुश्किल है। धन्यवाद थानवी जी। अभी थानवी जी जो बात कह रहे थे उसी बात को मैं त्रिभुवन जी आप तक लाना चाह रहा हूं। थानवी जी ने अभी एक चिंताजनक परिदृश्य का परिचय दिया, जिससे हम सब लोग वैसे परिचित हैं भी सही, कि पत्रकारिता की शिक्षा देने वाले संस्थान बहुत कम हैं, उनके पाठ्यक्रमों की अपनी सीमा है और वहां पढ़ाने की अपनी सीमा है। त्रिभुवन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पत्रकारों की जो नई खेप आपके यहाँ आती है उसमें आप क्या विशेषताएं और क्या कमियां देखते हैं, और इसी के साथ यह भी कि पुरानी और नई पीढ़ी के पत्रकारों में आप क्या बड़ा अंतर पाते हैं? नहीं, उसमें दो तीन तरह की चीजें हैं कि जी, नए जो पत्रकारिता से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो मतलब काफी उसमें मतलब बहुत अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थी भी आ रहे हैं और औसत भी आते हैं। कुछ लोग आकर के अच्छा सीखते हैं, कुछ लोग पहले से अच्छे छात्र होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम पत्रकारिता के जो संस्थान है अगर वहां जाएं तो हमें वहां बहुत प्रतिभावान छात्र मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जरूरतमंद जब आपके यहाँ आता है या अप्लाई करता है, मुझे लगता है कि ये अप्लाई करने वाली या वो नहीं है, वो संस्थानों को खुद ढूंढना चाहिए उन मतलब लोगों को, प्रतिभाओं को। अगर हम ढूंढ के लाएंगे तो वो प्रतिभाएं आप हमें चमत्कृत करेंगी, हमें उत्साहित रखेंगी, और हमारे आज जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है या अखबार या टेलीविजन है तो वो उसको भी बेहतर बनाएंगे और उसमें मददगार बनेंगे। लेकिन एक दूसरा ये है कि जब लोग आपके पास आते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से नौकरी मांगने, तो वो नौकरी करने आएंगे। और हो सकता है कि जो जो आज के अगर हम उन संस्थानों में जाएं और देखें, और मैंने ये महसूस किया है, भले वो जयपुर के संस्थान हो, भले वो उदयपुर के हों या जोधपुर के हों, तो या दिल्ली में हों, तो बहुत सारे ऐसे, अगर आज हम सोशल मीडिया में भी अगर देखें तो आप ये देखिए कि इतने प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं। अब ये है कि उनको आप अपने साथ जोड़ते कैसे, क्योंकि बहुत बार जो पत्रकार काम कर रहे हैं वो एक वीडियो बनाने में या एक मतलब एक अच्छा न्यूज कंटेंट जनरेट करने में दिक्कत महसूस करते हैं, या उसे उसमें बहुत असहजता महसूस होती है। वह हो सकता है आपके बगल में कोई एक ऐसा पत्रकारिता का विद्यार्थी हो या छात्र हो जो लगे हाथ बिल्कुल आसानी से कर दे, और हो सकता है वो पत्रकारिता का छात्र भी नहीं हो, वो किसी और सब्जेक्ट का हो। तो आप ये देखिए कि जो आज इंस्टाग्राम है या जो फेसबुक है या ट्विटर है या जो इसके दूसरे माध्यम है, वहां आपको नए लड़के लड़कियां ऐसे मिलेंगे जो मुझे लगता है कि हमारे जो पत्रकार हैं वो कहीं उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं कई बार। तो ये एक गैप है बीच के अंदर जिसको हमें दूर अगर हम करें तो शायद बहुत सारी चीजें। त्रिभुवन जी, ये जो सीमा आप बता रहे हैं, ये सीमा मुझे लगभग वैसी ही लग रही है जैसी अभी थानवी जी कह रहे थे कि अगर आप पत्रकारिता के किसी संस्थान में किसी पत्रकार को बुलाना चाहें तो उसको बुलाना बहुत सहज नहीं होता है, नियम आड़े आते हैं। क्या वैसा ही आपके यहाँ नहीं होगा कि किसी अखबार में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेना चाहें जिसके पास विधिवत कोई डिग्री तो नहीं है लेकिन जो उस काम में निष्णात है, तो आप नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान है उनमें हालांकि एक जो मिनिमम आवश्यकता, जो न्यूनतम आवश्यकता जो है वो ये है कि उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री अवश्य होनी चाहिए। तो इससे ज्यादा अभी भी यहाँ मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लो सामान्य बीए किया हुआ है या साइंस में हो या कला में हो या मतलब किसी भी संकाय में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको लेकर के कोई दिक्कत है, बल्कि लोग खुश होंगे अगर कोई अच्छा काम करने वाला आता है
हमारे अपने यहाँ के कई बच्चों के साथ बड़े अच्छे अनुभव हैं कि जो यहाँ हमारे साथ जिन्होंने काम किया, कर रहे हैं या जो करके चले गए, तो वो उनका जो अपना काम करने का तौर तरीका था। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छे लोग कौन हैं? सबसे अच्छे लोग वो हैं जो हिंदी या अंग्रेजी का साहित्य पढ़ते हैं। सबसे अच्छे वो लोग हैं जो दैनिक अखबारों को, वेबसाइट लगता है त्रिभुवन जी का नेट कष्ट दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है, हम्म, रुक गई है। चलिए वो बोले तब तक थानवी जी में अंत की तरफ बढ़ते हुए। नियमित रूप से चेक है या, लेकिन अगर इतने नहीं भले उसे रखे। हाँ, आपको ये कैसे मिला? तो फिर पता लगता है जब एक जीना पर्दा उठता है तो उसके पीछे का जो संसार है वो ये बताता है कि ये साहित्य से जुड़ा हुआ है, इसकी संवेदनाएं हैं। तो जो साहित्य से जुड़ा होगा, जिसकी संवेदनाएं होंगी, उसमें आप मान के चलिए कि वो करुणा से भी भरा हुआ होगा। तो अगर किसी में करुणा नहीं है, अगर किसी में संवेदना नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो थानवी साहब बता रहे थे, और एक भाषा की जो बात है, तो जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, भले वो अंग्रेजी का साहित्य पढ़ें, भले वो हिंदी का पढ़ें, तो उनको तो लगता है कि ये भाषा खराब लिखना बहुत खराब बात है। लेकिन मैं फेसबुक पे बहुत से लोगों से बात करता हूँ या ट्विटर पे करता हूँ, या जब हम व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं, तो बहुत सारे नए लोग ऐसे हैं जो मैंने नहीं कभी देखी वो गलती करें। मतलब भाषा भी उनकी बहुत अच्छी होती है। और ये तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें, जो भाषा का जो संस्कार है, वो उन लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ है जो लोग साहित्य की दुनिया से आते हैं, या उनका नैतिक लोग भी ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो साहित्य है और जो साहित्य से नहीं आ रहा है, जिसका साहित्य का सरोकार नहीं है, वो अपने नैतिक लोक में भी बहुत कमजोर दिखाई देते हैं। धन्यवाद त्रिभुवन जी। मुझे लगता है समय हमारा कभी भी समाप्त हो सकता है। फिर भी मैं एक प्रश्न तो रख ही दूं, जितना समय हमें मिलेगा उस पर हम बात करते रह सकते हैं। थानवी जी, अब तक जो बात हम लोग कर रहे हैं, मैं लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहा हूं कि वर्तमान परिदृश्य बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं है। हम सभी लोग उससे किसी न किसी तरह असंतुष्ट हैं। तो आप इस सारे असंतोष के बीच उम्मीद की किरणें कहाँ देखते हैं? उम्मीद की किरणें तो समाज में, पाठकों में, जो टेलीविजन वगैरह के दर्शक हैं, उन्हीं में देखता हूँ कि अगर उनमें समझ बनी रहती है तो वो नासमझी की चीजों का तिरस्कार कर सकते हैं। और अगर टेलीविजन, अखबार अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन देने का काम अगर समाज से मिलता है, अगर वो मान के चलते हैं कि यही पत्रकारिता अच्छी है और हमको यही चाहिए, इससे हमारी गुजर हो जाती है, तो मैं मानता हूं कि फिर बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी जिम्मेदारी समाज पर डाल देना चाहता हूं। पत्रकारों के बारे में, उनके मालिकों के बारे में, अखबारों के बारे में, चैनलों के बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं, पूरा 1 घंटे। पर मैं साथ में समाज को इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि समाज जो है, अगर इस लड़ाई झगड़े की जो शाम की पत्रकारिता हो गई है, उसमें दिलचस्पी लेता है, उस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, क्योंकि पसंद करता है इसलिए टेलीविजन लोग वाले दिखाते हैं और वो ज़्यादा देखे जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जो अच्छे चैनल माने जाते हैं, गंभीर चैनल माने जाते हैं, जिम्मेदार चैनल माने जाते हैं, कम देखे जाते हैं। त्रिभुवन जी ने एक अखबारों का हवाला भी शुरू में दिया, तो वजह वही है कि पहले गंभीर अखबारों की, पत्रिकाओं की जगह थी दिनमान, जिसकी हम ज्यादा बात नहीं कर सके, जो अंग्रेजी ने निकाला, रघु ने निकाला, उसको पढ़ करके कितने लोग, आप समझिए कि पत्रकार बन गए। उनकी भाषा ही नहीं, उनकी जो समझ है, उनका जो विवेक है, वो भी धारदार हुआ, क्योंकि इस किस्म की चीजें हमें पढ़ने को मिलती थी। तो अब जो कुछ मिलता है, वो समाज हमारा अगर उसमें खुश है,
तो हम लोग कितनी भी गंभीर चर्चा कर लें, अच्छी अच्छी कल्पनाएं कर लें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समाज को भी मैं मानता हूं कि सजग होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। त्रिभुवन जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें? बहुत संक्षेप में रामदयाल जी आ गए हैं और वो संकेत भी कर रहे हैं। मेरा मैं बहुत संक्षेप में ये बात कहना चाहूंगा कि जो अनिश्चितता का दौर होता है, या जब हर कोई पौ फटती है, या जब सुबह सवेरा होता है, तो उससे पहले का जो समय है उसमें बहुत अंधेरा लगता है, उसमें बहुत झिंगुर और तरह तरह की आवाजें आने लगती हैं। तो मैं इस दौर को इसी तरह से देखता हूँ, और मुझे लगता है कि ये भविष्य बहुत उज्जवल है, और ये इसी भविष्य के साथ ही हम एक बेहतर समाज, बेहतर अच्छे मीडिया का वो निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि अगर अनिश्चितता में कोई वर्तमान आपका ढहेगा नहीं, तो आप अच्छा भविष्य नहीं बना सकते। तो जो अनिश्चितता का दौर है, इसी से एक निश्चितता निकलेगी, और ये एक बहुत अच्छा भविष्य होगा। और मुझे लगता है कि जो हमारी इसकी जो प्रतिभाएं हैं, वो जितनी मजबूत हैं और जितनी उनमें हमें उनमें स्पार्क दिखाई देता है, हमें जो उनमें तेज दिखाई देता है, वो अगर कल जब इन चीजों को संभालेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें और बेहतर बनेंगी और आगे का समय अच्छा होगा। इसलिए मुझे ये निराश नहीं करता, मुझे ये अच्छा लगता है कि चीजें अगर ढहती हैं और नया निर्माण करती हैं। ये बहुत उपयुक्त होगा कि उम्मीद के इसी स्वर पर हम अपनी इस चर्चा को मैं चाहते हुए भी विराम दें। मैं आप दोनों आदरणीय मित्रों के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस चर्चा को सार्थक बनाया। मैं धन्यवाद। साहित्य अकादमी के प्रति भी आभारी हूँ कि उसने हम तीनों को मिल बैठकर ये चर्चा करने का मौका दिया। और उन मित्रों के प्रति मैं अग्रिम आभार व्यक्त कर दूं जो बाद में इस चर्चा की रिकॉर्डेड स्वरूप को देखेंगे। बहुत अच्छा होता कि ये चर्चा सजीव प्रसारित हो पाती, लेकिन तकनीक पर बहुत बार हमारा वश नहीं होता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वे बाद में इसके रिकॉर्डेड स्वरूप को देखेंगे और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से परिचित करवाएंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से हमारे सचिव खान साहब की पहल पर ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम के अंदर श्रृंखला में आज पत्रकारिता पर सार्थक चर्चा सुनी। इसके लिए मैं ओम खानवी जी का, त्रिभुवन जी का और दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आभार, धन्यवाद।